और अब वक्त यूके प्राइम का है। हरिद्वार कुंभ 2021 को भव्य, शानदार, यादगार और अनूठा बनाने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। बार ग्रीन थीम पर विशेष ध्यान रहेगा। कुंभ की थीम पर पौधों से रूबरू होने के साथ साथ उन्हें असाध्य रोगों से काम आने वाले पौधों की जानकारी भी लोगों को दी जाएगी। 2021 में आगामी कुंभ को लेकर जहां सरकार लगातार प्रयासरत है, उनका निश्चय कर लिया है कि हरिद्वार के अंदर जो कुंभ होगा वो भव्य होगा। वही हरिद्वार का एक ऐसा संस्थान भी है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जिसने कुंभ को लेकर एक अनूठी पहल यहाँ पर शुरू की है। हमारे साथ में हरिद्वार के इसी संस्थान के कुलपति, उनसे बात कर लेते हैं। आखिरकार इनका क्या विचार है और क्या ये आगामी कुंभ में करने जा रहे हैं? जी कुलपति जी, आप जो है पता चला कि कुंभ में जो है आप असाध्य जो पेड़ हैं, जो औषधि गुण वाले पेड़ हैं, उनको लेकर आप कुंभ में उतर रहे हैं, तो क्या कुछ जी? ये आप जानते ही हैं कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जिस प्रांत में है और नगर में है हरिद्वार, और यहाँ पर एक बृहद बड़ा कुंभ अगले वर्ष, और उसमें हमने एक है विश्वविद्यालय की ओर से कि ऐसे समय एक नूतनता का एक कदम उठाया जाए। तो उसी को लक्ष्य करके विश्वविद्यालय ने ये विचार किया है, निश्चय किया है कि इस महाकुंभ के अवसर पर औषधि पादप से युक्त एक महाकुंभ यहाँ पर बनाया जाए या उसका कार्यक्रम मनाया जाए। और इस औषधि पादप महाकुंभ में देश और विदेश के बड़े जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, और औषधि के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, वेदों के क्षेत्र में जो काम करने वाले जितने विद्वान हैं या डॉक्टर्स हैं या आचार्य हैं वेद के या आयुर्वेद के, उन सबको यहाँ पर बुलाया जाए, उनको आमंत्रित किया जाएगा। उनके शोध पत्र, उनके साथ विचार विमर्श विभिन्न पहलुओं पर, और वो उच्च राष्ट्र के हैं या औषधि वाले वृक्ष हैं, उनको भी उनके बारे में जानकारी मिले के लिए, और उन पर शोध के पत्र भी पढ़े जाएं, जिससे कि इस दिशा में एक बहुत बड़ा कार्य हो सके, वो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय करना चाहता है। तो ये थे कुलपति गुरुकुल, जिन्होंने बताया कि वो गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी हो या फिर बाबा रामदेव हो या अन्य कई संस्थान ऐसे हों जो लगातार जो है उत्तराखंड की बूटियों को प्रचार प्रसार कर अनाद्य धन कमा रहे हैं। लेकिन आगामी कुंभ में गुरुकुल द्वारा एक अनूठी पहल यहाँ पर शुरू की जा रही है, और जो असाध्य रोग से लड़ने वाली जो क्षमता जड़ी बूटियों का यहाँ पर प्रसारण किया जाएगा। ऑनलाइन प्रसारण भी लोग देश विदेश के कोने कोने में देख सकेंगे। तो निश्चित रूप से आगामी कुंभ में लोगों को आयुर्वेद का जहाँ फायदा मिलेगा, वहाँ कहीं अन्य भिन्न जड़ी बूटियों से भी वो सरोवर हो पाएंगे। प्राइम न्यूज़ के नरेश तोमर, हरिद्वार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुद्रपुर का दौरा को लेकर मुख्य फैलाने वाले सरकार सख्ती से निपटेगी। उन्होंने कहा कि लव जिहाद को रोकने के लिए सरकार स्वतंत्र विधेयक लाया जा सकता है सरकार द्वारा, और इसमें ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो छल कपट करके शादी विवाह करते हैं। हमारी सरकार किसी भी तरह का तनाव राज्य में न हो, उसके लिए प्रतिबद्ध है। ये लव जिहाद की आड़ में जो आतंकवाद फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसको राज्य सरकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, आज और राज्य भी उस तरह का विधेयक ला रहे हैं, हम पहले ही राज्य में लाए हैं। उसमें हमने ऐसे लोगों का जो छल छद्म तरीके से शादी ब्याह करते हैं, अंतर जातीय विवाह करते हैं, अंतर धार्मिक विवाह करते हैं, उन पर हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं। अगर कोई इस तरह की कोई भी बात आती है तो उस पर सख्त से सख्त कदम उठाएगी। लव जिहाद कभी भी सांप्रदायिकता बर्दाश्त नहीं। धाम के पाठ बंद होने के बाद अब आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र गद्दी अयोध्या मंदिर पांडुकेश्वर होकर अपने मूल निवास जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में पौराणिक मठ आंगण कोट में स्थापित हो गई है। आज आदि गुरु शंकराचार्य गद्दी की पूजा अर्चना के बाद योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर से डोली को रवाना किया गया। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गद्दी की पूजा की और बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी के सानिध्य में शंकराचार्य गद्दी को यात्रा के साथ जोशी मठ के नरसिंह मंदिर लाया गया। यहां पर लोगों ने फूल वर्षा कर शंकराचार्य गद्दी का स्वागत किया।
तो महाकुंभ को लेकर रेलवे विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। मुरादाबाद मंडल के डीआरएम तरुण की तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही अन्य व्यवस्था दी है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी 3 दिवसीय दौरे पे उत्तराखंड आ रहे हैं। 5 से 6 और 7 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड बीजेपी संगठन से गुफ्तगू करेंगे। माना यह भी जा रहा है कि प्रदेश में मौजूदा विधायकों की परफॉर्मेंस, संगठन का कामकाज और 2022 चुनाव की तैयारी के मद्देनजर राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा काफी अहम है, जिसको लेकर प्रदेश संगठन ने अपनी कार्य योजनाएं बनानी शुरू कर दी हैं। इसके लिए प्रमुख पार्टी पदाधिकारियों की बैठक भी रखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय राजनीति भर के प्रदेशों का दौरा करते हैं, बूथ अध्यक्ष स्तर तक के कार्य का संवाद करते हैं। जब अमित शाह अध्यक्ष थे तो वो भी इसी प्रकार के 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए थे और उन्होंने हम सबका मार्गदर्शन किया था। विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर मत्स्य विभाग द्वारा आईआरडीटी राज्य के मत्स्य पालकों के प्रोत्साहन, तकनीकी जानकारी के लिए, आदान प्रदान के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री रेखा आर्या ने मत्स्य पालक किसानों को बधाई दी। उन्होंने नई तकनीक से कार्य कर रहे मत्स्य पालक को और महिला उद्यमियों को सम्मानित भी किया। सर्वप्रथम आज 21 नवंबर को विश्व मत्स्यिकी दिवस पर आप सभी लोगों को और हमारे मत्स्य पालकों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। आज का दिन मैं समझती हूँ कि इस बात का मतलब अपने गाँव से सवाल मिलता है और क्रियान्वयन का करना। आज एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है जिसमें पूरे जनपद स्तर में हमारे जो मत्स्य पालक बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तकनीक के साथ काम कर रहे हैं, उनको हम लोगों ने आज प्रोत्साहित किया है। तो मत्स्य पालकों को सम्मानित भी किया गया, प्रोत्साहित भी किया गया ताकि उनका मनोबल बढ़े और जिस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके लिए भी उन्होंने कहा कि ये बेहतर है और इससे और अच्छा परिणाम लाया जा सकता है। तो विश्व मत्स्यिकी दिवस पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें रेखा आर्या भी पहुंची। उन्होंने इस तकनीक के लिए मत्स्य पालकों का मनोबल बढ़ाया। तो मत्स्य पालक बढ़े और गति से और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जन जागरण रैली के जरिए आम आदमी पार्टी जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अब बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर ले रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का उन्होंने कहा कि कोई वजूद नहीं है और तीखा हमला उन्होंने किया आम आदमी पार्टी पर। तो जन जागरण रैली की अगुवाई करने वाले सतपुली पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कांग्रेस पर हमला किया, यानी जो कांग्रेस ने कटाक्ष किया था उसका पलटवार आम आदमी पार्टी ने भी किया। तो यहां पे जुबानी तकरार जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस रही है। मंत्री परिप्रेक्ष्य में हाईकोर्ट की मुख्यमंत्री जी पर भ्रष्टाचार के अंतर और जांच करे, लेकिन कानून खेल करके मुख्यमंत्री से बचना चाहते हैं। अगर भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है तो फेस करिए ना सीबीआई इंक्वायरी, क्या दिक्कत है। तो ये सरकार जो है हर चीज छिपाना चाहती है, लेकिन अब वो छिप नहीं सकती, लोगों की नजर में आती। इस तरीके से हम देखें तो पूरे प्रदेश भर में नहीं, पूरे देश भर में कांग्रेस समाप्ति की ओर है। अब जैसा बिहार के चुनाव में भी आप देखेंगे कि पूरा जो वहाँ पर जो भाजपा की सरकार बनाने की अगर कोई जिम्मेवार है तो वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि 75 सीटों पर लड़के वो केवल 19 सीटें जीत पाई है। और जहां तक आप अन्य प्रदेशों में बात करेंगे तो आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, गोवा देख लीजिए,
अन्य प्रदेशों में भी स्थिति है कि अगर आप कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो आप इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं भाजपा को वोट दे रहे हैं। मेरा ये मानना है कि 2022 का जो चुनाव है वो केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होने जा रहा है। उत्तराखंड की जनता 20 साल में दोनों दलों को देख चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 10 साल राज किया है, 5 साल भाजपा रही, 5 साल कांग्रेस और 13 चाहे वो शिक्षा के मामले में, रोजगार के लिए युवा हमारा तरस रहा है। यहाँ से पलायन बदस्तूर जारी है। अभी पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो 29,000 9 महीने में मतदाता बढ़े, उसका 84% मतदाता सिर्फ और सिर्फ 4 जिलों से बढ़े हैं। और रुड़की के पिरानकलियर में रतमऊ नदी से अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। दिन हो या रात नदी का सीना के राजस्व का चुनाया जा रहा है। पुलिस इस मामले में कोई कर रही। रुड़की क्षेत्र के टोडा खटका गांव के ग्राम समाज की भूमि पर भी खनन माफिया बड़े पैमाने पर खनन कर रहे हैं, लेकिन इन खनन माफियाओं को पुलिस और प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। इस संबंध में रुड़की तहसीलदार नंदन सिंह ने जानकारी दी। उनका कहना है कि इस मामले में जल्द ही जांच कर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सरकार के साथ साथ संगठन विनय गोयल की अंतर्जन किया जाएगा। सरकार के शासकीय प्रवक्ता द्वारा अंतरजातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि दिए जाने जैसा एक बयान सामने आया था, जिसका विरोध अब सड़क पर भी देखने को मिल रहा है। तो लव जिहाद पर सियासत गरमाने लगी है। कई राज्यों में कानून बनाने की बात इस पे हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, कर्नाटक है और तरह तरह की आवाजें अलग अलग हिस्सों से अब आने लगी। कानून बनाने के कई राज्यों ने ऐलान कर दिया है, कईयों ने प्रस्ताव आगे भेजा है और कई कह रहे हैं कि जल्द इस पर कानून लाया जाएगा। कारण से विवाह अपनाएं देश की सरकारों ने बड़े किए हैं। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की सरकार भी उस दिशा में विचार कर रही है और जहां तक जो ऐसे अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह पर कांग्रेस की सरकार के समय प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव पास किया गया था या नियम बनाया गया था, उसमें भी निश्चित रूप से परिवर्तन आवश्यक है और हमारी सरकार इस बारे में विचार करके उसमें सुधार करेगी। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बेघर परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक घर दिए जाएंगे। इस सिलसिले में अब तक 84,726 आवेदन ग्राम विभाग को मिले हैं। वहीं केंद्रीय ग्राम विकास के जरिए योजना की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और शहरी विकास उनके अलावा जानकारी दी कि बैठक में बताया सभी बेघर, कच्चे और खस्ताहाल घरों में रहे परिवारों को पक्के घर देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। तो कैसे जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंचे, इसकी तैयारी की जा रही है। 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघरों को घर देने की तैयारी चल रही है। योजना का लाभ लेने के लिए 84,700 से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं। अब तक योजना के तहत 12,662 लोगों को घर दिए जा चुके हैं। लाभार्थी को 3 किश्तों में 1,30,000 की रकम दी जाएगी और लाभार्थी को 3 किश्तों में यानी 1,30,000 की जो रकम है वो दी जाएगी। और तैयारी यही है, लक्ष्य यही है कि हर गरीब के सिर पे छत हो। और उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ रहने के बाद एक बार फिर मौसम ने किया। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक 22 नवंबर के बाद राज्य के उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जैसे सीमावर्ती जिलों में खासकर ऊंचाई वाली जगहों पर हल्की बारिश और हिमपात होने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के बाकी जिलों में मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा। मौसम का यह बदलाव 22 नवंबर के बाद कुछ दिन तक रह सकता है। मौसम केंद्र ने अगले 5 दिन को जो पूर्वानुमान जारी किया है उसमें 22 से मौसम में बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। इसका असर एक बार फिर पारे पर पड़ रहा है, यानी
जो तापमान है उस पर पड़ रहा है। खासकर सुबह और शाम को तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, ठंड बढ़ रही है। वहीं 23 और 24 तारीख को गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ वाले इलाकों में हिमपात और बारिश का भी अनुमान लगाया गया है। मैं और सरकार ईमानदारी और निष्ठा से विकास कार्य कर रहे हैं। क्षेत्र की सभी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो 8 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस दौरान कहा कि जो क्षेत्र की समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द दूर की जाएंगी, विकास कार्यों को गति दी जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि कुमार मलयम रुद्रपुर पहुंचे। यहां उन्होंने रुद्रपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश ने संयुक्त रूप से अधिवक्ताओं के लिए बनाए गए चैम्बर का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए बनाई गई पार्किंग और जिला कोर्ट में बनाई गई सड़क का भी लोकार्पण किया। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की अहम बैठक हुई। इसमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और महामंत्री हरिगिरी समेत सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि, साधु संत बैठक में इन्होंने हिस्सा लिया। वहीं बैठक में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक भी शामिल हुए। इस बैठक में कुंभ मेले को लेकर चर्चा की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।